गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। आज हम लोग क्लास 11 कॉमर्स का इंट्रोडक्शन क्लास का सेकंड क्लास लेकर के आए हैं, जो आपका WB बोर्ड वाले, ISC बोर्ड वाले और CBSE बोर्ड वाले भी फॉलो कर सकते हैं फॉर क्लास 11। हमने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट मॉडर्न रूल तक करा था। हमने उस वीडियोस के अंदर गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल क्या क्या है वो समझा था। आज हम आपके पास गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल का एग्जांपल्स लेके आए हैं। एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे भी बताया था, बट वहाँ पे लिमिटेड एग्जांपल्स थे। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में 3 बातें आती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आइटम्स है। आप सोचिएगा अरे बाबा इतना सारा याद करना पड़ेगा। नहीं सर, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने समझ लिया है कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। ये जस्ट आपको हम बताने के लिए दिखा रहे कि ये सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। सबसे पहला कैपिटल पर्सनल अकाउंट पे लिखा हुआ है। सर कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है, ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि पर्सनल अकाउंट है क्या। आप बोलिएगा सर पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जिसका रिलेशन पर्सन से हो। आपने ऐसा बताया था। एग्जैक्टली पर्सनल अकाउंट वो सारे हैं जिसका रिलेशन पर्सन से होता है। मैंने आपको पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 बातें बताई थी। पर्सनल अकाउंट वो है जिसमें इंस्टीट्यूशन आता है, फर्म आता है एंड इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल का मतलब पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब पर्सन। आपको याद होगा वहाँ पे लिखा था मैंने पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन बताया था, फर्म बताया था और इंस्टीट्यूशंस बताया था। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती है: पर्टिकुलर पर्सन, फर्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे देखो कैपिटल है, तो कैपिटल का रिलेशन किससे ये पता करो। कैपिटल का मतलब होता है सरमाया, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। तो कैपिटल कौन लगाता है, इंसान लगाता है। तो पता ये चलता है कि कैपिटल का रिलेशन इंसान से है, यानी कि पर्सन से है, क्योंकि कैपिटल इंसान लगा रहा है, कोई एनिमल्स नहीं लगा रहा। समझ में आ रहा ना बात। कैपिटल कौन लगा रहा है, इंसान लगा रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट। एकदम सिंपल से भाषा में समझना है, हमें याद नहीं करना है, बस समझ समझ के पढ़ना है। तो होप क्लियर हो गया होगा कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसे विड्रॉ कर लेना, पैसे निकाल लेना। तो पैसा कौन निकालेगा, आप निकालिएगा, हम निकालेंगे, या फिर कोई जानवर जाके निकालेगा। सर इंसान निकालेगा। इंसान बोले तो पर्सन निकालेगा, पर्सन बोले तो कोई भी जाके निकाल लेगा। पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर का पर्सन का मतलब जिसका अकाउंट है पैसे वही ना निकालेगा। ऐसा थोड़ी है हम जाके, तुम्हारा अकाउंट है हम जाके निकाल लेंगे। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास आदमी। तो यहाँ पे रिलेशन फिर से बना इंसान से, इसलिए ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आप जानते ही होंगे, आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जो आपका बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। आपका जो पैसा बैंक में रखा हुआ है वो है क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है, बट आपने 15,000 विड्रॉ कर लिया। ऐसा तो हो सकता नहीं है ना। 10,000 है तो 10,000 ही निकालोगे ना, 15,000 कैसे निकाल दोगे। तो कोई कोई बैंक फैसिलिटीज़ देता है अपने कस्टमर्स को कि आप चाहे तो आपका जितना पैसा है उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब मेरा 10,000 है लेकिन हम 15,000 निकाल लें, तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा निकाल लें डैट इज़ ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने अपने पैसे के अलावा कुछ एक्सेस निकाला, जो आपका ओवरड्राफ्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हमने आपको बताया कि बैंक में जो बैलेंस होता है आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। लेकिन अगर आप पैसा क्या कर लेते हो, ज़्यादा निकाल लेते हो, एक्सेस निकाल लेते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी कौन किया, एक ह्यूमन बीइंग किया, एक पर्टिकुलर पर्सन किया, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद लोन्स हम और आप लेते हैं, लोन हम लेते हैं, लोन हम देते हैं, इसलिए क्या पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर किसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ है, एक सन्ड्री डेटर्स है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो सन्ड्री डेटर्स मैं आपको समझा रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कस्टमर, और सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग बोलते हैं सप्लायर्स। तो सबसे पहले डेटर समझते हैं। डेटर हम उसको बोलते हैं जिसको हम सेल करते हैं। सेल का मतलब है कोई सामान अगर हम किसी को बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। गुड्स सोल्ड टू एक्स। मैंने एक्स को सामान सेल किया, मैंने एक्स को सामान सेल किया, तो एक्स डेटर है। समझ में आ रहा है, सन्ड्री डेटर है, कस्टमर है। फिर से सुनना, हम जिसको सेल करते हैं वो हमारा क्या है, डेटर है। मैंने गुड्स सेल किया किसको, एक्स को, इसलिए एक्स क्या है, मेरा डेटर है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें मैं दिखाता हूँ। जस्ट दिखा रहा हूँ, नोट करने का ज़रूरत नहीं है, आप समझिएगा। गुड्स
सोल्ड टू वाई। अब हमने सेल किसको किया, वाई को किया। तो हमने बताया आपको जिसको हम लोग सेल करते हैं उसको डेटर बोलते हैं। तो हमने वाई को सेल किया, इसलिए वाई क्या है, मेरा डेटर है, या फिर उसको हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा डेटर किसको बोलते हैं। डेटर हम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग सेल करते हैं। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं जिससे हम लोग परचेज करते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना और दिमाग में रखना। डेटर हम उसको बोलते हैं जिसको हम लोग सेल करते हैं, और क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं जिससे हम लोग परचेज करते हैं। तो आइए एग्जांपल देते हैं क्रेडिटर का। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। हमने परचेज किया किससे, मिस्टर एक्स से। तो मिस्टर एक्स हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है। होप सो क्लियर होता होगा। अब हम बोल रहे बाउथ। बाउथ का भी मतलब परचेज होता है। बाउथ फर्नीचर फ्रॉम आसिफ। आपने आसिफ से क्या करा है, परचेज करा है। तो आसिफ कौन है, आपका क्रेडिटर है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो या फर्नीचर खरीद रहे हो, आप खरीद किससे रहे हो। आप मिस्टर एक्स से खरीद रहे हो, इसलिए ये आपका क्रेडिटर्स है। आप दूसरे वाले एग्जाम्पल में आसिफ से खरीद रहे हो, इसलिए आसिफ आपका कौन है, क्रेडिटर है। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में। जिसको हम सेल करते हैं वो मेरा डेटर है। मैंने किसी को कोई सामान बेचा वो मेरा डेटर है। अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा तो वो मेरा क्रेडिटर है। क्लियर है ये बात। अब एक अच्छी सी बात सुनो ध्यान से। एक ही इंसान डेटर भी हो सकता है और एक ही इंसान क्रेडिटर भी हो सकता है। मतलब एक ही इंसान को हम डेटर भी बोल सकते हैं और क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। सर कैसे, आपने तो यहाँ अलग अलग एग्जांपल लेकर समझाया कि जिसको सेल किया वो डेटर है और जिससे परचेज किया वो मेरा क्रेडिटर है। तो ध्यान दो, एग्जांपल चेंज करता हूँ थोड़ा। आसिफ सोल्ड गुड्स टू रेहान। आसिफ ने रेहान को सेल किया। तो जिसको सेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। यही आपने सीखा। आसिफ सोल्ड गुड्स टू रेहान। आसिफ ने रेहान को सेल किया तो रेहान कौन हो गया, मेरा डेटर हो गया। तो एक बात समझाओ, अगर आसिफ ने रेहान को सेल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेहान ने आसिफ से परचेज किया है। आसिफ ने रेहान को सेल किया, राइट। तो इसका क्या मतलब है, रेहान ने आसिफ से परचेज किया। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को। आसिफ ने रेहान को सेल किया तो ये आपका डेटर बन गया। आसिफ ने अगर रेहान को सेल किया, इसका मतलब है रेहान ने आसिफ से परचेज किया। तो जिससे हम परचेज करते हैं वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है। तो आसिफ यहाँ पे क्रेडिटर है और रेहान यहाँ पे क्या, डेटर है। क्यों, क्योंकि आसिफ ने रेहान को सेल किया, इसलिए जिसको हम लोग सेल करते हैं उसको डेटर बोलते हैं। और चूंकि आसिफ ने रेहान को सेल किया और रेहान ने आसिफ से खरीदा, इसलिए आसिफ कौन बन गया, मेरा क्रेडिटर बन गया। तो होप सो क्लियर हो गया होगा कि डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं। एक और बार बता दे रहे हैं कि जिसको सेल करते हैं उसको हम लोग डेटर बोलते हैं और जिससे परचेज करते हैं हम लोग उसको क्रेडिटर बोलते हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि सन्डी डेटर्स पर्सनल अकाउंट कैसे है या फिर सन्डी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट कैसे है। सिंपल से बात है, सन्डी डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे है, पर्सन से। डेटर किसको बोलते हैं, पर्सन को बोलते हैं। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, पर्सन को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डेटर क्रेडिटर किसको, डेटर जिसको सेल करते हैं उसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स जिससे परचेस करते हैं उसको बोलते हैं। तो जिसको परचेस या सेल कर रहे हैं वो तो ह्यूमन बींग है ना, इंसान है ना। इसलिए सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों का दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद है आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ये हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये हमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स समझने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको समझाया। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, आपका पर्सनल अकाउंट है। बिल्स पेएबल भी आपका पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल मतलब आप बिल रिसीव कर रहे हो। बिल रिसीव कौन करेगा, इंसान, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। बिल्स पेएबल कौन पे करेगा, इंसान पे करेगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट है, ह्यूमन से रिलेटेड है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, आपको बताएंगे क्यों दिया हुआ है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं रहता, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं रहता, सिर्फ सैलरी, वेजेस एंड रेंट रहता, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता। समझ में आएगा थोड़ी देर में आपको। सिंपल सा भाषा में, आउटस्टैंडिंग अगर किसी के साथ लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अगर आउटस्टैंडिंग किसी के साथ लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है।
जैसे यहाँ सैलरी, वेजेस एंड रेंट तीनों के साथ आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे देखो कॉलन है और कॉलन के अंदर ये तीन बातें लिखी है। इसका मतलब पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसे पढ़िएगा, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। तो इन तीनों से पहले आउटस्टैंडिंग लगा, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन तीनों के साथ आउटस्टैंडिंग लग गया। उसके बाद है अक्रूड, कॉलन है यहाँ पे, अक्रूड कमीशन बोलिए या फिर अक्रूड इंटरेस्ट बोलिए, ये भी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों है? रेंट आप किससे को दे रहे हो? रेंट सॉरी रेंट नहीं, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये तीनों का तीनों भी पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। बैड डेट का मतलब क्या होता है? मान लो तुम किसी को सामान सेल किए और वो तुमको पैसा नहीं दिया, दैट इज़ बैड डेट। बैड डेट का मतलब लॉस। फिर से समझ, बैड डेट हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी को सामान सेल करते हैं और बदले में मुझे पैसे नहीं मिलते, इसको हम लोग बोलते हैं मेरा लॉस हो गया है। और लॉस के लिए अकाउंटेंसी में वर्ड बैड डेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से समझिएगा कि जब हम किसी को सेल करते हैं और वो बंदा मुझे पैसा नहीं देता है तो उसको हम लोग नॉर्मली लॉस बोलते हैं, लेकिन इन अकाउंटेंसी उस लॉस को बैड डेट बोला जाता है। तो उसके लिए हम लोग को प्रोविज़न बनाना पड़ता है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब डाउट है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैड डेट का मतलब लॉस हो गया पूरा, लेकिन डाउटफुल डेट का मतलब डाउट है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? अगर प्रोविज़न बनाते हैं तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बन जाता है। उसी तरह प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पर्सनल अकाउंट, क्या नाम है, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद सेल्स टैक्स पेबल पर्सनल अकाउंट है, कॉल्स इन एडवांस पर्सनल अकाउंट है। तो ये हमने आपको कुछ पर्सनल अकाउंट्स बताया और पूरे बुक के अंदर इन सब पर्सनल अकाउंट से ही आपको आपका पाला पड़ेगा। ये सारे पर्सनल अकाउंट्स आपको एवरी क्वेश्चंस में दिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दो जगह हमने स्टार मार्क लिखा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, इफ़ अ प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले यूज़ किया गया, सफिक्स का मतलब है बाद में यूज़ किया गया। सर ये क्या बात है, पहले या बाद में? तो यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड आउटस्टैंडिंग है ये सैलरी से पहले है, मतलब हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं, है ना। तो इन सब से पहले क्या इस्तेमाल हुआ? आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल हुआ। तो जो पहले इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो बाद में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने इफ़ अ प्रीफिक्स, मतलब अगर प्रीफिक्स यानी पहले इस्तेमाल किया गया, या फिर सफिक्स मतलब बाद में इस्तेमाल किया गया। प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखना, मैं क्लास में पूछूंगा, अगर नहीं बता पाए तो शामत आ जाएगी आपकी। इफ़ अ प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स को यहाँ पे क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड या फिर अक्रूड। अगर ये पहले या बाद में इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स के तौर पर या सफिक्स के तौर पर, इज़ एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट। अगर ये नॉमिनल अकाउंट के साथ इस्तेमाल होता है तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अगर आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस या फिर प्रीपेड, ये सारी बातें अगर नॉमिनल अकाउंट के साथ इस्तेमाल की जाती है तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है। प्लीज़ फिर से सुनना, अगर आउटस्टैंडिंग और अक्रूड एंड एडवांस या प्रीपेड जो भी बोलिए, अगर ये सब वर्ड किसके साथ इस्तेमाल की जाती है? नॉमिनल अकाउंट के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे देखो सैलरी, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट है और रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है। कैसे? मैं नॉमिनल अकाउंट जब बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि ये तीनों नॉमिनल अकाउंट है और इस नॉमिनल अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग पहले इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। फिर यहाँ पे अक्रूड है, तो ये कमीशन और इंटरेस्ट जो देख रहे हैं, कमीशन और इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ? अक्रूड। मतलब ये कमीशन और इंटरेस्ट दोनों का दोनों नॉमिनल अकाउंट है। इस नॉमिनल अकाउंट के साथ अक्रूड इस्तेमाल हो गया, इसलिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। उसी तरह रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, दिस ऑल आर पर्सनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। इसके साथ क्या इस्तेमाल हो गया? प्रीपेड इस्तेमाल हो गया, इसलिए क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। आपको मैं बताऊंगा ये सब नॉमिनल कैसे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये नॉमिनल है, इसके साथ अगर ये प्रीपेड या फिर अक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है बाबू? पर्सनल अकाउंट। ये आपका पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल्स था। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट का मतलब ऑल द प्रॉपर्टीज। तो कैश आपका प्रॉपर्टी है, बैंक भी आपका प्रॉपर्टी है, इसलिए रियल अकाउंट है। गुडविल भी आपका प्रॉपर्टी है। गुडविल का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन चला, जैसे स्काईलाइट क्लासेस हम चला रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई और
मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे कोचिंग के नाम को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। अगर मेरे कोचिंग के नाम को लेकर के वो अपना कोचिंग खोलना चाहता है तो डैट इज़ माई गुडविल। नहीं समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देख, हल्दीराम बहुत फेमस है ना, कोई भी दुकान खोल लो, कोई ऐसे भी मिठाई बेचे, वहाँ पे टैग लगा दो हल्दीराम का, तो कोई भी तुम्हारे यहाँ मिठाई लेने के लिए आएगा। तो डैट इज़ गुडविल। क्लियर है? गुडविल का मतलब होता है फेमस, पब्लिसिटी। फिक्स डिपॉजिट मतलब आपका बैंक में पैसा रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं उसको हम लोग। बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है या फिर आपने कहीं पे लगा के रखा है, डैट इज फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट क्या? आपका प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी, और जितना प्रॉपर्टी है सब रियल अकाउंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसे लगाए, पैसे इन्वेस्ट करे, ये भी आपका प्रॉपर्टी है, आपको मिलेगा ना बाद में, डैट इज रियल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट्स भी है और प्रॉपर्टी है, इसलिए रियल अकाउंट है। फर्नीचर एंड फिटिंग प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। बुक्स प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है आपका, रियल अकाउंट है। ट्रेडमार्क समझते हो ना, जैसे ISI मार्क होता है वैसे ट्रेडमार्क। मोटर कार प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। पेटेंट राइट, कॉपीराइट। पेटेंट राइट एंड कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर हम मान लो ये वीडियोस बना रहे हैं, चलो यही वीडियोस के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, अगर कोई आदमी इसी वीडियो को डाउनलोड करके अपने नाम से अपलोड करता है और मुझसे परमिशन ले लेता है कि सर मैं आपका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, क्या आप अलाउ करते हैं, तो मैं अगर उसको अलाउ कर देता हूँ, डैट इज़ कॉपीराइट या फिर पेटेंट राइट। उसके बाद स्टॉक आपका क्या है बाबू? स्टॉक का मतलब सामान अगर एक जगह जमा है बहुत सारा, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, बचा हुआ, तो ये भी आपका प्रॉपर्टी है। लूज टूल्स प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी तो खुद बोल रहा है प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमिसेस प्रॉपर्टी बोलिए या प्रीमिसेस बोलिए, बात एक ही है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रीमिसेस। सर फ्री होल्ड या फिर लीज होल्ड क्या है? फ्री होल्ड मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले लीज होल्ड। लीज होल्ड का मतलब होता है कि आपने किसी का ज़मीन लीज पे लेके रखा है, आपने किसी का ज़मीन लीज पे लेके रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक खोला, आपके पास जगह नहीं था कि बैंक खोल सको, तो किसी से आपको जगह भाड़ा पे लेना पड़ा, डैट इज़ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। और फ्री होल्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, ध्यान से सुनना, लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो आपको लोन देगा नहीं, तो डॉक्यूमेंट्स आपने घर का दिया। अब तुम लोग बताओ कि लोन जो लिए हो घर का डॉक्यूमेंट्स देखे, तो घर में कौन रह रहा है? बैंक रह रहा है या तुम रह रहे हो? आपने मान लो लोन बैंक से लिया है और डॉक्यूमेंट्स अपना बैंक को दे दिया, तो प्रॉपर्टी पे राइट किसका हो गया? पूरा का पूरा बैंक वाले का। जब तक लोन हम लोग वापस रिपे नहीं कर देते, पेड नहीं कर देते, तो हक किसका है? पूरा का पूरा बैंक का। बट वहाँ पे रह रहा कौन? हम रह रहे, डैट इज़ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। हमारा तो है नहीं बट हम रह रहे। उसके बाद टाइपराइटर आपका प्रॉपर्टी है, इसलिए रियल अकाउंट है। कंप्यूटर आपका प्रॉपर्टी है, इसलिए रियल अकाउंट है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट में जितनी सारे एक्सपेंसेस है और जितनी सारे लॉसेज है वो आते हैं। वेजेस, सर वेजेस एक्सपेंस है या लॉस है? सर वेजेस क्या करते हैं हम लोग? पे करते हैं। तुम अगर किसी को वेजेस दोगे तो तुम्हारा खर्च भरेगा ना घटेगा? खर्चा होगा ना भाई। तुम वेजेस किसी को पे कर रहे हो, वेजेस हम लोग लेबर को पे करते हैं, मजदूरी, वेजेस का मतलब मजदूरी होता है। अगर तुम किसी को मजदूरी दे रहे हो, ध्यान से सुनना, पे कर रहे हो, किसी लेबर को पेमेंट कर रहे हो, डैट इज़ योर एक्सपेंस। तो जितना सारा एक्सपेंस है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो वेजेस आया था ना, तो वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, साबित हो गया। इस नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर यही आउटस्टैंडिंग जुड़ जाए तो ये फिर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। याद रखना, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस या फिर आपका अक्रूड यूज़ हो जाए तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। फिर उसी तरह क्या है? सैलरी, सैलरी आप पे करते हो, ध्यान से सुनो, सैलरी पे करते हो, सैलरी पे करोगे तो पैसा घटेगा ना बढ़ेगा? सर पैसा घटेगा, इसका मतलब आपका एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, इसलिए सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। अब सैलरी रिसीव कर रहे हो, सैलरी रिसीव कर रहे हो, पैसा आ रहा है या नहीं जा रहा है? सर पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आ रहा है मतलब आपका इनकम हो रहा है। जब पैसा आ रहा है तो आपका इनकम हो रहा है ना। तो नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या बताया था कि जितना एक्सपेंसेस है, जितना लॉसेज है, जितना इनकम्स है, जितना गेन्स है, सबका सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। एक्सपेंस हो, इनकम हो, गेन हो, लॉस हो, सब कहाँ पे आते हैं बाबू? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसलिए वेजेस अगर हम पे कर रहे तो क्या नाम है? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी दे रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन सैलरी ले रहे तो भी नॉमिनल अकाउंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि सैलरी पे कर रहे तो एक्सपेंस हो रहा है और सैलरी क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे तो इनकम हो जा रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि एक्सपेंस हो या इनकम हो वो नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद आप रेंट दे रहे हो, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रेंट दोगे पैसा घटेगा। रेंट रिसीव कर रहे हो, आपका इनकम होगा, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट दे रहे हो,
या फिर इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ या फिर इंटरेस्ट में DR लिखा हुआ, मतलब इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है इसलिए आएगा। लेकिन अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, इनकम हो जा रहा है मतलब फ़ायदा हो जा रहा है, या फिर इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है इसको हम लोग इंटरेस्ट और ब्रैकेट में क्रेडिट अगर लिख देते हैं तो उसको हम लोग इंटरेस्ट रिसीव ही बोला जाता है। तो अगर इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट अगर आप ले रहे हो तो क्या है, इनकम है। अब एक्सपेंस रहे या इनकम रहे, सब कहाँ पे आएगा, नॉमिनल में। फिर आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मैंने आपको बताया, बैड डेट क्या है, लॉस है, मतलब आपने सेल किया और आपको पैसा नहीं मिला तो वो आपका लॉस हो गया। लॉस को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, बैड डेट्स है। तो लॉस भी नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद है बैड डेट रिकवर। ये जो बैड डेट है ये आपका रिकवर हो गया, मतलब जिस बंदे को आपने सेल किया था पहले तो वो पैसा नहीं दिया था तो आपने उसको बैड डेट मान लिया क्योंकि आपका लॉस है। लेकिन अगर वो पैसा आपको मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड या फिर रिकवरी ऑफ बैड डेट, मतलब आपका बैड डेट अगर रिकवर हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिकवर। पैसा मिल गया तो इनकम है, और इनकम है तो पर्सनल अकाउंट है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। परचेज कर रहे हो तुम, परचेज कर रहे हो तो पैसा घटेगा ना बढ़ेगा, पैसा घटेगा, इसका मतलब खर्च होगा, खर्च होगा मतलब एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा मतलब नॉमिनल अकाउंट। फिर आता है सेल। सेल कर रहे हो तो पैसा बढ़ेगा ना घटेगा, पैसा बढ़ेगा। क्यों सर, क्योंकि अगर आप सेल करोगे तो पैसे आपको मिलेंगे, और पैसे आपको मिलेंगे तो आपका इनकम बढ़ेगा, और इनकम जब होगा तो कौन सा अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद है परचेस रिटर्न। इसका मतलब होता है आपने किसी से परचेस किया था, बाद में उसको वापस कर दिया, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, याद रखना, परचेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। आपने किसी से परचेस किया और उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो तुम मान लो सामान किसी से खरीदे, उसको वापस किए तो पैसा देगा नहीं देगा। तुम किसी से सामान खरीदा 10 रुपये का, तो तुम 10 रुपया पे किया तो उस समय तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। लेकिन तुम जो 10 रुपये का सामान खरीदा था उसमें से 4 रुपये के सामान तुमने वापस कर दिए, तो क्या वो 4 रुपये तुमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना भाई। तुमने 4 रुपये के जो सामान वापस करे वो 4 रुपये तुम्हें वापस मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये इनकम हो गया। जब हम परचेस किया था तो पे किया था, इसलिए एक्सपेंस था, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन जब हम वापस कर रहे सामान, जब उसको दे रहे, ले भाई ते अपना सामान रख ले, हमको नहीं चाहिए, मेरे 4 रुपये मुझे वापस कर दे, और वो 4 रुपये जब आपको मिल जाते हैं तो वो आपका इनकम बन जाता है, और एवरी इनकम इज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब हमने जो सेल किया था वो मुझे वापस दे गया। ध्यान से सुनना, परचेस किया था तो मैंने वापस दिया था और मुझे पैसे मिले थे। लेकिन अब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न, मतलब मैंने जो सेल करे थे वो मेरे पास वापस आ गए, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न का नाम है दूसरा रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। आपने सेल किया, आपको कोई बंदा वापस ला के दे दिया। तो अब आप बताओ, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। अब आपने 10 पेन बेचे 3 रुपये वाले, तो 10 × 3 कितना होगा, 30 हो गया। तो आपका 30 रुपये का सेल हो गया था तो इनकम हो गया था। लेकिन अब उसमें से 5 पेन बंदा वापस कर दे रहा ला करके, तो 5 पेन का दाम कितना होगा, 3 रुपये करके 15 रुपये। तो ये जो 5 पेन आपको वापस करेगा लाके, तो आप उसको 15 रुपये वापस दोगे ना भाई, दोगे नहीं दोगे, देने पड़ेंगे क्योंकि आपका पेन वो वापस कर रहा है। तो आपके लिए क्या हो गए, खर्च हुए, आपके लिए क्या हुए, एक्सपेंस हुए, और एवरी एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। होप सो परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न क्लियर है। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेस। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, कैरेज का मतलब भाड़ा, हमने जो परचेस किया उसके ऊपर कुछ भाड़ा लगा, दैट इज कैरेज ऑन परचेस या फिर कैरेज इनवर्ड। कैरेज ऑन परचेस या फिर कैरेज इनवर्ड। जब तुम परचेस किए और तुमको कुछ भाड़ा पे करना पड़ा तो ये भी तुम्हारा एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। फिर है कैरेज आउटवर्ड, जिसका दूसरा नाम है कैरेज ऑन सेल। आपने सेल किया और सेल के ऊपर कुछ भाड़ा देना पड़ा, दैट इज योर एक्सपेंस। आप सेल कर रहे हो वो तो इनकम है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप भाड़ा दे रहे हो तो वो क्या आपका एक्सपेंस है, खर्च हो जा रहा है। एवरी एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। आपका एक सामान बेचना था 10 रुपये में, बट वो आपका सेल नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, ठीक है हटा, 10 रुपये में मत खरीदो हमसे, अगर कोई मुझसे खरीदेगा तो 10 रुपये वाला सामान हम 5 रुपये में देंगे। तो ये जो 10 का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये आपका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना भाई। 10 का सामान आप 5 में बेच रहे हैं, तो ये जो 5 रुपया कम में बेच रहे हैं, दैट इज डिस्काउंट अलाउड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास सामान है 20 रुपये का, आपको सेल करना है, बट वो सेल नहीं हो रहा है। आपने मार्केट में एडवर्टीजमेंट डाला कि अगर मेरा सामान जो 20 रुपये का है, अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं उसको
₹16 में दूंगा, 16 रुपीज़ में दूंगा। इसका मतलब आपने अपने 4 रुपये नुकसान करे, तो ये जो 4 रुपये कम बेचे आपने, 4 रुपये कम करके, ये आपका डिस्काउंट अलाउड है। और आपका चूँकि 4 रुपये का लॉस हुआ है, 4 रुपये का खर्च हुआ है, जब ऐसा कुछ होता है तो वो क्या बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव। जिस तरह डिस्काउंट अलाउड में आप पैसे कम करके बेचते हो, उसी तरह डिस्काउंट रिसीव जस्ट रिवर्स है उसका। अब आप क्या कर रहे हो, किसी से परचेस करने जा रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, भाई हम इतना में नहीं लेंगे। आप कपड़े लेने गए, आप लड़की लोग को देखते ही, लड़की लोग का आदत होता है बार्गेन करती है। पर्सनली मत लेना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप देखिएगा जब वो मार्केट में जाएंगी तो जो आपका वहाँ पे दुकानदार है, शॉपकीपर है ना, वो देख लेगा कोई लड़की आ रही है, लेडीज़ आ रही है, फीमेल आ रही है, तो वो सामान का दाम डबल और ट्रिपल भी कर देगा। मतलब 100 रुपये का सामान उसको बोलेगा 300 रुपये में। ध्यान से सुनना, 300 रुपये में बोलेगा, लेकिन एक्चुअली वो सामान कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है। लेकिन उस शॉपकीपर को मालूम है कि अगर मैं 300 रुपये नहीं बोलता हूँ इसको, तो मेरा सामान जो कि 100 रुपये का है वो 100 रुपये में नहीं बेच सकेगा वो, तो वो 300 रुपये बोलेगा। अब लड़की लोग बार्गेन करना शुरू करेगी, 100 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, 130 ले लीजिए, 100 रुपये ले लीजिए। तो बार्गेन होते होते या तो 100 रुपये में वो छोड़ देगा, या तो 120 रुपये में छोड़ देगा, या 130 रुपये में भी छोड़ सकता है। मतलब अमूमन फीमेल सोचती है कि नहीं मैंने बहुत सारे डिस्काउंट करवा लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एज़ पर मार्केट सिचुएशंस अगर आप गौर करें तो जो मार्केट में बैठे हुए कभी भी अपना नुकसान करके नहीं बेचेंगे। वो अपना जो उसका रेट है, मार्केट प्राइस, उसी रेट में बेचेगा, या फिर कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच देगा, लेकिन कम में कभी नहीं बेचेगा। तुम ही ना सोचो यार 300 का सामान 100 रुपये में देगा, नहीं देगा ना। बट वो लोग सोचती है कि 300 का सामान हमने 100 रुपये में खरीद लिए, मतलब 200 का फ़ायदा हो गया। एक्चुअली दे आर इनकरेक्ट, वो लोग रॉन्ग है। खैर वो रॉन्ग है राइट है ये हमें नहीं समझना है। अगर हमने 300 का सामान 100 रुपये में खरीद लिया, मतलब 200 रुपये मुझे कम पे करने पड़े, तो वो 200 रुपये मेरे लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है, डिस्काउंट रिसीव बन जाता है। समझ में आ रहा बात। हमने 300 के सामान को 100 रुपये में खरीद लिया, दैट इज़ योर इनकम, दैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद है कमीशन पे। अगर आप कमीशन किसी को दे रहे हो तो आपका खर्च होगा, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव करोगे मतलब आपको कमीशन मिलेगा, तो क्या है, क्या नाम है, नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, पेंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकाउंट एक्सपेंडिचर, दिस ऑल आर पर्सनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट। ये था हमारा गोल्डन रूल का कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग करेंगे मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में 4 बातें आती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जिन लोगों ने गोल्डन रूल को अच्छे से समझा मेरे साथ, उनके लिए मॉडर्न रूल समझना बहुत ईजी होगा। सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। तो कैश इन हैंड एसेट है मेरा, कैश एट बैंक प्रॉपर्टी, एसेट है फिक्स डिपॉजिट प्रॉपर्टी, एसेट गुडविल प्रॉपर्टी, एसेट सन्ड्री डेटर्स प्रॉपर्टी है एक। ऐसे तुम किसी को सेल किए उसको डेटर बोलते हो, राइट। तुम जिसको सेल किए उसको क्या बोलते हो, डेटर बोलते हो। तो वो डेटर तुमको पैसा देगा या तुम उससे पैसा लोगे, समझो बात। सॉरी, तुम जिसको सेल किए वो डेटर है, तो वो डेटर तुमको पैसा देगा या तुम उसको पैसा दोगे, सोच के बताना। तुम सेल किए हो किसी को, वो डेटर है तुम्हारा, तो तुम उससे पैसा लोगे या फिर उसको पैसा दोगे। आपने सेल किया है किसी को, जिसको सेल करते हैं उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, तो हम उससे पैसा लेंगे ना भाई, किसके, क्योंकि हमने सेल किया। सेल किया मतलब हमें पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा ना बात। सेल किया है हमने, पैसा मुझे मिलेगा, इसका मतलब डेटर हमारा एसेट है। समझ में आ रहा है, डेटर हमारा प्रॉपर्टी है, उससे पैसा मुझे मिलने वाला है या फिर मिलेगा या फिर दे दिया है, इसलिए ये क्या है, मेरा डेटर प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसेट है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक्स, स्टॉक इन ट्रेड मतलब स्टॉक, मोटर कार, लूज टोल्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलिए, हाँ गलती हुआ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखिएगा, सॉरी, आउटस्टैंडिंग को काट के प्रीपेड करिएगा, और ये प्रीपेड को काट के आउटस्टैंडिंग करिएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, रेंट, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस में वेजेस, सैलरी, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर एसेट्स। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एसेट्स है।
उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी, मतलब पे करना होता है। हमें क्या करना पड़ता है बाबू? पे करना पड़ता है। और जिस चीज़ को पे करना पड़ता है वो सारा का सारा क्या है? लाइबिलिटीज़ है। सबसे पहला है कैपिटल, फिर है ड्राइंग्स। एक्चुअली में ड्राइंग्स लाइबिलिटी नहीं है, काट दीजिए इसको, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है। ड्राइंग्स आपका एक्सपेंस है, गलती से लिखा गया, ड्राइंग्स को काट दीजिएगा। उसके बाद लोन, लोन आपने किसी से लिया है तो वापस करोगे ना, तो जिम्मेदारी है ना आपकी वापस करनी, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी कैसे है सर? आपको मैंने डेटर्स बताया, आप क्रेडिटर्स समझाइए मुझे। डेटर्स किसको बोला मैंने? जिसको हम सेल करते हैं, और जिसको सेल करते हैं वो मुझे पैसा देगा, इसलिए वो मेरा प्रॉपर्टी है। उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिससे हम परचेस करते हैं। अगर हमने परचेस किया तो वो हमारा क्रेडिटर्स है, तो जिससे हम परचेस करते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। अगर मैंने परचेस किया मतलब इसका क्या होता है? मैं उसे पैसा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको पे करूंगा। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? सन्ड्री क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिससे हम परचेस करते हैं। जब हमने परचेस किया तो पेमेंट भी हमने ही करना है। अगर हम पेमेंट करेंगे तो ये मेरा लाइबिलिटी है। अगर हमको मिलेगा तो एसेट है और देंगे तो लाइबिलिटी है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, समझाया था, सॉरी बिल्स पेएबल। अगर आपको बिल्स पेएबल को पे करना है तो लाइबिलिटी, एवरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी, याद रखिए। जो भी चीज़ आप पेएबल रहेगा लाइबिलिटी बना दीजिएगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है बैंक ओवरड्राफ्ट जब हम समझा रहे थे आपको? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपको एक्सेस पैसा दे दिया। भैया एक्सेस पैसा आपको फ्री में नहीं देता है, आपको बाद में उसको वापस करना पड़ेगा। आपको याद है जब एग्जांपल देते कि 10,000 था बट आपने 15,000 निकाल लिए, तो 10,000 तो आपके अपने थे, लेकिन 5,000 जो एक्सेस निकाले वो आपका हेल्प किया, तो उसको वापस आपको बाद में पे करना पड़ेगा। वो 5,000 जो आपने ज़्यादा निकाले वो बैंक ओवरड्राफ्ट है और वो आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी है। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी है, एक्यूमुलेटेड फंड्स लाइबिलिटी है, कमीशन पेएबल लाइबिलिटी, प्री रिसीव रेंट, प्री रिसीव का मतलब हमने पहले रिसीव कर लिया है तो ये भी लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स लाइबिलिटी है। प्री रिसीव रेंट का मतलब होता है हमने पहले रेंट रिसीव कर लिया, मतलब अभी हमने आपको घर नहीं दिया रहने के लिए, हमने रेंट रिसीव कर लिया। इसका मतलब हम आपको घर देंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं देंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और एवरी जिम्मेदारी इज़ अ लाइबिलिटी। नेक्स्ट है प्रोविजन मैनेजर कमीशन पेएबल, एवरी पेएबल इज अ लाइबिलिटी। रिजर्व फंड, एवरी फंड इज अ लाइबिलिटी। उसके बाद है एडवांस इनकम, ये भी आपका लाइबिलिटी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे लाइबिलिटी है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST, दिस ऑल आर लाइबिलिटीज़। तो हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पढ़ लिया। तो आपने एक गौर किया होगा जितना सारा एसेट्स है सब रियल अकाउंट में आता है, याद है ना? और जितना लाइबिलिटीज़ आपको दिखा सब पर्सनल अकाउंट में आता है, ध्यान रखना। अब आता है एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये एसेट्स पूरा रियल अकाउंट वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट, और लाइबिलिटीज़ पूरा पर्सनल अकाउंट वाला पोर्शन है, इसलिए मैंने कहा जिसको पर्सनल अकाउंट समझा वो मॉडर्न रूल आसानी से समझेगा। उसके बाद है एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए गोल्डन रूल में क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब हमने जितनी सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आइटम्स देखे, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के आइटम्स में या तो एक्सपेंसेस है या तो इनकम है। हमें यहाँ पे एक्सपेंस को एक साइड कर देना है और इनकम को एक साइड कर देना है। वहाँ पे मैंने नॉमिनल अकाउंट भरा, नॉमिनल अकाउंट का मतलब एक्सपेंस और इनकम दोनों एक संग आता है, इसलिए मैंने नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस को भी दिखाया और इनकम को भी दिखाया। बट मॉडर्न रूल में हम लोग एक्सपेंसेस को अलग दिखाते हैं, इनकम को अलग दिखाते हैं। अगर सिर्फ सैलरी है तो एक्सपेंस है, सैलरी रिसीव है तो इनकम है। रेंट है तो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव है तो इनकम है। इंटरेस्ट है तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव है तो इनकम है। इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस है तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो इनकम है। कैसे सर? कैपिटल का मतलब आपने पैसे लगाए, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? नहीं समझा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुमने पैसे बिजनेस में लगाए तो बिजनेस आपको इंटरेस्ट देगा। बिजनेस आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो हम लोग बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है सर, आपने लोन लिया है, लोन के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसे लगाए कहीं पर, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। हम कहीं पे जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका इनकम हो जाता है, इसलिए इनकम्स में जाएगा। कैरीज ऑन परचेस एक्सपेंस है, कैरीज ऑन सेल एक्सपेंस है क्योंकि हमको पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मुझे पैसे मिलेंगे फिक्स डिपॉजिट पर, इसलिए इनकम है। अब देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट, यहाँ पे लिखा हुआ 1419 मतलब ओपनिंग डेट,
कोई भी डेट हो सकता है, मैंने ओपनिंग डेट यहाँ पे 1419 लिखा, या फिर क्रेडिट बैलेंस। अगर प्रोविज़न फॉर बैड डेट का ओपनिंग डेट दिया हुआ है, यहाँ पे 1419 है, 1418 हो, 1417 हो, 1420 हो, कुछ भी हो, समझ में आ रहा ना बात। 1419 1420 मेरा इंडिकेशन है यहाँ पे ओपनिंग डेट अगर दिया हुआ है, या फिर उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो इनकम है। याद रखिएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट अगर उसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है या फिर क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो क्या है, मेरा इनकम है। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या होता है रिटर्न इनवर्ड का मतलब, परचेस रिटर्न नहीं सर, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो आपका सेल्स रिटर्न हुआ, मतलब आपने जो सेल किया वो आपके पास वापस आ गया, तो वो वापस आ गया तो क्या कहलाएगा बाबू, आपका एक्सपेंस। और रिटर्न आउटवर्ड क्या है, इनकम। परचेस एक्सपेंस है, सेल इनकम है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है। डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्रेडिट इनकम है। कमीशन पेड एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव इनकम है। कमीशन डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है, कमीशन क्रेडिट बैलेंस इनकम है। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है, रिकवरी ऑफ बैड डेट इनकम है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। उसके बाद रिकवरी ऑफ बैड डेट तो कर लिए। डिविडेंड रिसीव इनकम है। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, हमने किसी घर को, प्रीमिसेस को, प्रॉपर्टी को सबलेट किया था तो वहाँ से रेंट मिला। सबलेट का मतलब होता है मेरा घर है, हम किसी को दिए रहने के लिए, वो क्या क्या किसी और को दे दिया रहने के लिए। समझना, कोशिश करना। मेरा घर है, मान लो मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैंने मिस्टर वाई को अपना घर दिया रहने के लिए। अब मिस्टर वाई ने क्या कर दिया, मिस्टर जेड को दे दिया। तो यहाँ पे मेरा घर था, एक्स को दिए, तो एक्स से जो रेंट हमको मिल रहा है वो नॉर्मल रेंट होता है, लेकिन जो वाई को जेड से मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सबलेट। मतलब मेरा घर वाई के पास है और वाई ने उस घर को जेड को भाड़े पे लगा दिया, तो वाई जो रिसीव कर रहा है वो उसको हम लोग बोलते हैं सबलेट। याद रखिएगा। उसके बाद है डिविडेंड ऑन शेयर्स, अगर आपको शेयर्स के ऊपर कुछ डिविडेंड मिला, इनकम है। कमीशन अर्न, आपने कमीशन अर्न किया, आपके लिए इनकम। उसके बाद यहाँ पे देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और यहाँ पे मिसलेनियस रिसिप, अगर मिसलेनियस रिसिप है तो इनकम है, और एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस, तो खुद बोल रहा है मैं एक्सपेंसेस हूँ। जहाँ एक्सपेंसेस लगा हुआ वो तो एक्सपेंसेस है, जहाँ इनकम लगा हुआ वो इनकम है। याद रखिएगा। फीस पेड एक्सपेंस है, फीस रिसीव इनकम है। ऑडिट फीस एक्सपेंस है, चैरिटी एक्सपेंस है, फ्रेट एंड ड्यूटी एक्सपेंस है, रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, बोल रहा है खुद हम एक्सपेंस है। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस है, तो खुद ही बोल रहा है कि हम एक्सपेंसेस है। लीगल चार्जेस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है। ये हुआ आपका, हमने अलग अलग किया असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम को गोल्डन रूल से ही मॉडर्न रूल बना है। एसेट्स आपका रियल अकाउंट है गोल्डन के हिसाब से, और लायबिलिटी आपका पर्सनल अकाउंट है गोल्डन के हिसाब से, और एक्सपेंसेस और इनकम गोल्डन के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। Example number 1. From the following transaction, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited as per golden approach. Approach का मतलब रूल। आपको बताना है ये सारे ट्रांजैक्शन से हमने आपको बताया थे। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं। ट्रांजैक्शन वो होता है जो मनी में मेज़र किया जाता है, और इवेंट वो होता है जो मनी में मेज़र नहीं किया जाता। तो ये सारा ट्रांजैक्शन है, आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बहुत आसान है सर, मैं आपको समझाऊँगा, आप समझने की कोशिश करना बस। होप सो सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ये देखो साथ साथ करते हैं। सबसे पहला क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सवाल में हमसे ये मांगा बट हम सीखेंगे सब, और रीज़न डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा। सबसे पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं आपको बताऊं कि एवरी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले 2 अकाउंट ढूंढना, मिनिमम 2 अकाउंट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसमें एक अकाउंट कैश है, एक अकाउंट हमको मिल गया कैश। अब आपको एक और अकाउंट ढूंढने, हर ट्रांजैक्शन में से मिनिमम 2 मिलेगा, मैक्सिमम जितना भी मिले, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हमको डेबिट भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। 2 अकाउंट रहेगा तब ना एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपको सिर्फ एक अकाउंट दिखा, कैश। अब आपको दूसरा अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है बाबू, जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश के साथ साथ हम लोग कैपिटल भी लगाते हैं। ये बात आपको पता होगा कि कैश के साथ साथ हम लोग बिजनेस में कैपिटल भी लगाते हैं। तो यहाँ पे बोला नहीं है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड कैपिटल, यहाँ पे डायरेक्टली बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सवाल में ऐसे ही बोलेगा,
वो दोनों चीज़ मेंशन नहीं करता है, कभी कभी कर भी देगा, कभी कभी नहीं भी करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश तो लगेगा, कैश के साथ साथ कैपिटल भी लगेगा। तो हमने पहले वाले चीज़ से दो अकाउंट ढूंढे, कैश ढूंढा और कैपिटल ढूंढा। ध्यान से रखना, स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश, कैश गिवन था, आपने कैपिटल अपने दिमाग से ढूंढ कर निकाला। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले तो कैपिटल लगाएगा, कैपिटल के साथ साथ कैश भी लगाएगा। तो यहाँ पे उसने कैश लिख दिया, इसका मतलब कैपिटल हिडन है, तो आपको कैपिटल ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो हमने दो अकाउंट ढूंढा, स्टार्टेड कोई अकाउंट नहीं है, बिजनेस कोई अकाउंट नहीं है, विथ कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट क्या है? कैश है, और एक हमने ढूंढा कैपिटल। तो हमारे पास दो अकाउंट है। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो इसके लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करने बोला गया? गोल्डन रूल। तो आपको गोल्डन रूल का रूल याद करना है। गोल्डन रूल में तीन बात आती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यही है ना। ये डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है? पर्सनल अकाउंट अगर रिसीव हो रहा है, रिसीवर डेबिट है, गिवर क्रेडिट है। होप सो आपको याद होगा, बट मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। रियल अकाउंट का रूल क्या है? कम्स इन और इसका गोज आउट, गोज आउट, इसका एक्सपेंस और इसका इनकम, याद है ना। पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीव होगा डेबिट होगा, जो भी दिया जाएगा क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है। तो आपको यहाँ पे पहले पता करना है कि कैश कौन सा अकाउंट है और कैपिटल कौन सा अकाउंट है। होप सो आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000। यहाँ से हमने एक कैश निकाला और एक कैपिटल निकाला। तो अब आपको पता करना है कैश कौन सा अकाउंट है। कैश क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है मतलब रियल अकाउंट है। हमने पढ़ा था कि जितना भी प्रॉपर्टी है सब रियल अकाउंट है। और कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कैश रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब आपको पता करना है कि ये डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है ना, तो आपको पता करना पड़ेगा रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने ये जो कैश है ये रियल अकाउंट है, राइट। तो ये पैसे आपने बिजनेस में लगाए हैं या बिजनेस से निकाले हैं? सर बिजनेस में हमने पैसे लगाए हैं। मतलब बिजनेस में पैसा आया है या बिजनेस से पैसा गया है? समझने की कोशिश करना प्लीज़। ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस से पैसा आया ना गया? बिजनेस में पैसा आया है, कम्स इन। तो रीज़न क्या है मेरा? कम्स इन। तो सवाल ये है मेरा बच्चा कि जब बिजनेस में पैसा आया है, जब बिजनेस में पैसा आया है और कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे पैसा आया या गया? सर पैसा आया है। अगर पैसा आया है बिजनेस में तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से ढूंढते हैं। स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश। हमने इसके अंदर से दो अकाउंट ढूंढा, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये हमने लिख दिया कैश एंड कैपिटल। अब कैश कौन सा अकाउंट है? नेचर इसका क्या है? रियल है। और कैपिटल का नेचर क्या है? पर्सनल है। कैसे सर? कैपिटल पर्सनल, क्योंकि कैपिटल हमने आपको बताया कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। तो कैश एंड कैपिटल को नेचर पता चल गया। अब हमको पता करना है कि कौन सा वाला डेबिट होगा और कौन सा वाला क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो तुम लोग कि तुमने पैसे बिजनेस में लगाए, मतलब बिजनेस के पास पैसा आया, पैसा बिजनेस में आया, बिजनेस से पैसा गया नहीं, बिजनेस में पैसा आया। इसका मतलब बिजनेस में जब पैसा आया है तो कौन सा अकाउंट से आया? रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा अगर आता है तो डेबिट करिएगा, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या? मेरा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट का मतलब रिसीवर, क्रेडिट का मतलब गिवर, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। तो अब बताओ कि कैपिटल आपको देना पड़ता है या मिलता है? कैपिटल क्या है? देना पड़ता है हमें। कैपिटल क्या करना पड़ता है बाबू? देना पड़ता है। देना पड़ता है मतलब सर, मतलब ये हुआ कि कैपिटल आपका अपना नहीं होता है। कैपिटल आपका अपना नहीं होता है। कैश आपका अपना है बट कैपिटल आपका अपना नहीं होता है। कैश अपना इसलिए कैश आपके पास आएगा, लेकिन कैपिटल बिजनेस का होता है, वो आएगा नहीं आपके पास, उसको आपको पे करना पड़ता है। इसका मतलब है कि फॉर्मूला याद करिएगा,
पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब आपको देना है, इसलिए पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और रीज़न क्या है, गिवर। अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्रेडिट क्यों होगा, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपने पता कर लिया कि कैश डेबिट होगा, आपके पास 2 अकाउंट है, आपने पता कर लिया कि कैश डेबिट होगा, इसका मतलब जो अनदर अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप ये पता कर लेते हो कि एक अकाउंट डेबिट होगा, तो जाहिर सा बात है दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगा। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। फिर से सेम चीज़ है, स्टार्ट द बिजनेस विथ कैपिटल। अब इस सवाल में हम क्या ढूंढे, कैपिटल ढूंढे, तो एक ही मिला ना, एक और चाहिए, तो एक और क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस विथ कैश था तो हम कैश एंड कैपिटल लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल है, इसका मतलब कैपिटल वो निकाल के दे दिया है, लेकिन एक और अकाउंट चाहिए जो हिडन है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि आपका कैश होगा। सर कैश क्यों होगा, क्योंकि भैया बिजनेस जो स्टार्ट करोगे, क्या जिससे स्टार्ट करोगे, पैसा तो चाहिए ना, कैपिटल तो सरमाया है आपका, रहेगा ही रहेगा, लेकिन कैश तो चाहिए ना, इसलिए हम लोग कैश लेंगे। तो हमारे पास 2 अकाउंट मिल गया, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हमको पता है कि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब आपको पता करना है कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो पैसे आपके बिजनेस में आएंगे या जाएंगे, मतलब आपके बिजनेस में पैसा रहेगा ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट क्या बोलता है कि अगर पैसा आता है तो डेबिट करिएगा, अगर पैसा जाता है तो क्या करिएगा, क्रेडिट करिएगा। तो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया नहीं गया, सर बिजनेस में पैसा आया, इसका मतलब डेबिट होगा। एक अकाउंट जब डेबिट हो गया है, इसका मतलब जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा, हमने आपको तो समझाया ना पहले वाले एग्जांपल में क्रेडिट क्यों होगा, फिर आपको ये भी बताया कि अगर पहला अकाउंट डेबिट किया दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने का रीज़न है सर, आपने बिजनेस में जो पैसा कैपिटल लगाया, सरमाया लगाया, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपने पता कर लिया। तो ये जो पर्सनल अकाउंट है ये आपका अपना नहीं है, ये आपको पे करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। कैपिटल हमेशा, कैपिटल कभी भी आपका नहीं होता, कैपिटल आपको हमेशा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कैपिटल को जब हमको देना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल, आपका होमवर्क है खुद से करना। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आपका होमवर्क है खुद से करना। नेक्स्ट एग्जांपल है कमेंस्ड। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस का मतलब स्टार्ट। तो फिर से आपको 2 अकाउंट ढूंढना है, एक तो आपको कैश मिल गया, जब बिजनेस आपका स्टार्ट, कमेंस का मतलब स्टार्ट होता है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या मिल गया, कैश मिल गया, और एक क्या मिल जाएगा, कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। कैश डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद जब एक अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, कैश को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, इसका मतलब जो आपके पास दूसरा अकाउंट है कैपिटल, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये रटा हुआ कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एज पर कॉन्सेप्ट अगर आप इसको देखें तो आपका कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल आपको वापस देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जब आप कैपिटल दोगे किसी को तो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, सेम चीज़ है, यहाँ पे कमेंस लिखा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिखा, तो हमने बिजनेस कमेंस किया कैश से, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, हमने पैसा इन्वेस्ट किया मतलब कैश लगाया, कैपिटल लगाया, तो कैश रियल है इसलिए डेबिट होगा, कम सिन हो रहा है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, देना पड़ता है इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट है मिस्टर आमिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब देखो आमिर भी एक अकाउंट है, नाम किसी का अकाउंट है, उसके बाद कैश एक अकाउंट है, 2 अकाउंट आपको मिल गया, तो आप क्या यही 2 अकाउंट लोगे, नहीं सर। आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो आपको सिर्फ 2 अकाउंट चाहिए, कैश एंड कैपिटल। किसने स्टार्ट किया इसकी ज़रूरत हमें नहीं है सर, याद रखिएगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, कोई भी बंदा स्टार्ट करे, डजेंट मैटर, हमें जो चीज़ चाहिए मेन वो क्या है, कैश एंड कैपिटल। तो फिर से हमें कैश मिल गया, कैपिटल मिल गया। आमिर को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश एंड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। आमिर को थोड़ी ना ढुका देंगे बिजनेस में, ले आमिर जा बिजनेस में चले जाए, नहीं, हमको कैश चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्योंकि आमिर से बिजनेस नहीं चलेगा, कैश एंड कैपिटल से बिजनेस चलेगा, आमिर का सिर्फ नाम चलेगा। तो कैश रियल अकाउंट है,
रियल अकाउंट कम्स इन हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। कैपिटल क्या पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आपको देना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल आपका अपना नहीं होता, देना पड़ता है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने परचेज किया, अब आपको यहाँ से वापस दो अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। एक तो परचेज है, गुड्स कोई अकाउंट नहीं है, एक कैश है, आपके पास दो अकाउंट आ गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये रहा आपके पास, एक परचेज है और एक क्या है, कैश है। यहाँ पे परचेज और एक कैश। तो सवाल ये है, यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है कैश और परचेज, ध्यान से देखना। अब परचेज ही पहले क्यों रख रहे हैं, कैश बाद में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको आता है। अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन आप बोलिएगा सर हमको तो नहीं आता। एग्जैक्टली आपको नहीं आता, इसलिए तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएशन दिया। हम परचेस और कैश लिख रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा कैश और परचेस भी तो कर सकता है। नहीं सर, आपको समझना पड़ेगा कि पहले किसको लिखना है, परचेस को लिखना है या फिर कैश को लिखना है। यही समझाने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तुम परचेस कर रहे हो कैश में, पैसा आएगा ना जाएगा, परचेस करोगे तो पैसा आएगा नहीं जाएगा, सर पैसा जाएगा। तो पैसा क्या है, रियल अकाउंट है। पैसा क्या है मेरा, कैश क्या है मेरा, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट अगर गोज आउट होगा, क्या होगा, गोज आउट, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो तो जाहिर सा बात है आपका पैसा जाएगा। तो जब रियल अकाउंट गोज आउट होगा, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा, क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे मैंने कैश को क्रेडिट बाद में क्यों रखा, रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि यहाँ से पैसा मेरा जा रहा है, जब मेरा पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। क्लियर हो रहा बात। तो हमको पता चल गया कैश बाद में रहेगा और परचेस पहले रहेगा। अच्छा परचेस पहले क्यों रहेगा, आपने बोल दिया सर कैश पैसा जा रहा है और कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोलता है कि अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट होगा और आ रहा है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, लेकिन परचेस डेबिट क्यों होगा। एकदम अच्छा सवाल है आपका। परचेस क्या है, एक्सपेंस। परचेस क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ऐसा कभी मत बोलिएगा। आप समझिएगा कब डेबिट होगा, एक्सपेंस हो रहा है, आप परचेस कर रहे हो, आपका पैसा बढ़ रहा ना घट रहा। आपके पास 100 रुपये थे, आपने 50 रुपये के परचेस कर लिए, आपके पास पैसे कितने बचे, 50। तो आपके पैसे बढ़े या घटे, इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, सर डिक्रीज हो गया, घट गया। जब परचेस किया आपने तो आपका पैसा घट गया, मतलब आपका खर्च बढ़ गया, और जब खर्च हो गया तो एक्सपेंस अगर बढ़ता है, आप रूल याद करिएगा, एक्सपेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। एज पर मॉडर्न रूल याद रखिएगा, एक्सपेंस एज पर मॉडर्न रूल क्या होता है, डेबिट होता है, और एज पर मॉडर्न रूल इनकम, सॉरी एक्सपेंस एज पर गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट होता है, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस सवाल को हम मॉडर्न रूल से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मॉडर्न रूल कहता है जितना भी एक्सपेंसेस है सबका सब डेबिट होगा, और हमको पता है कि परचेज क्या है मेरा, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, इसलिए हम लोग परचेज को पहले लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। परचेज को पहले लिखेंगे और कैश को बाद में लिखेंगे। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों नॉमिनल है, क्योंकि परचेज क्या है, एक्सपेंस है, और कैश तो हमको पता है रियल अकाउंट है, क्योंकि इतना सारा करके आए, कैश रियल अकाउंट है, कैश क्या है मेरा, रियल अकाउंट है। तो अब रूल याद करना होगा, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा। क्लियर हो रहा बात। उसके बाद कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश आ रहा ना जा रहा है, सर कैश जा रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा ना जा रहा, पैसा जा रहा है सर, गोज आउट हो रहा है। जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। प्लीज टेल मी। एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर है, सॉरी 7 नहीं 8। एग्जाम्पल नंबर 9, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम आसिफ। अब आपके पास 3 अकाउंट मिल गया, एक परचेज मिल गया, एक कैश मिल गया, एक आसिफ मिल गया। अब आपसे सवाल मेरा, आप तीनों को लोगे या 2 को लोगे, सर 2 को लेंगे, क्योंकि आपने बताया था कि मिनिमम 2 अकाउंट्स लेने हैं हमें। वेरी गुड, आपको 2 लेना है। अब सवाल है किसको लेना है, परचेज को लेना है, कैश को लेना है, या आसिफ को लेना है। परचेज तो आएगा सर 100%, क्योंकि आपने परचेज किया तो परचेज तो आएगा ही आएगा। लेकिन सर कैश आएगा या आसिफ आएगा। मेरा बच्चा तुम परचेस कर रहा है, किससे परचेस कर रहा है, आसिफ से परचेस कर रहा है, बट पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा आसिफ को, पैसा दे रहा ना भाई। जब तुम पैसा दे रहा है आसिफ को, तो आसिफ को पकड़ के कोई फायदा, हम कैश में खरीद रहे हैं, ये मेरा सारा कैश ट्रांजैक्शन है।
जहाँ पे कैश की बात हो रही है सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन्स है। जब कैश ट्रांजेक्शन्स है तो हमको आसिफ से कोई लेना देना नहीं है सर। हमने परचेज किया है कैश में, हमने परचेज किया है कैश में, किससे खरीदा है उसको हम क्या लेना देना। तुम दुकान जाते हो, मोदी दुकान सामान लेने का लिए, तो तुम सामान लेते हो, बदले में पैसा देते हो, तो तुम मोदी क्या तुम्हारा नाम लिख लेते हैं, लिख लेता है, बोल हाँ भैया हम तो परचेस किया, मोदी मेरा नाम लिख लेगा, नहीं। अब परचेस करते हो, उसको पैसा नहीं देते हो, तब मोदी तुम्हारा नाम लिख के रखता है कि बाबू तुम पैसा ला के दे दोगे। लेकिन आपने यहाँ पे तो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है, हमने परचेस किया है और पैसा भी दिया है। किससे परचेस किया? आसिफ से। ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको बोलेगा। तो परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस हमने किया कैश में, किससे परचेस किया? आसिफ से। ठीक है, आसिफ से परचेस किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने परचेस करके पैसे दे दिए, इसका मतलब आसिफ से कोई लेना देना नहीं, ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है। तो आपको एक परचेस मिल गया और एक कैश मिल गया। परचेस ऊपर होगा क्योंकि आप परचेस कर रहे हो, आपका एक्सपेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बाबू? एक्सपेंस हो जा रहा है। और एक्सपेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका जितना भी एक्सपेंस है सब डेबिट होगा। तो परचेस क्या है मेरा? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट में? डेबिट होगा। और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। आप परचेस करोगे, पैसा जा रहा है मतलब गोज आउट हो रहा है। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है बाउथ। बाउथ का मतलब परचेस। बाउथ गुड्स फॉर कैश सेम चीज़ है। यहाँ पे परचेस गुड्स फॉर कैश रहता तो आप कर ही लेते। परचेस कैश, नॉमिनल रियल, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस गोज आउट। ये समझाऊंगा नहीं क्योंकि जो 8 नंबर था वही 10 नंबर है, सिर्फ परचेस की जगह बाउथ है। उसके बाद है 11 नंबर, परचेज गुड्स बाय चेक। अब हम परचेस कर रहे चेक से, तो एक तो परचेस अकाउंट है और दूसरा चेक है। चेक के लिए हम लोग बैंक यूज़ करते हैं, चेक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बैंक। तो अब तक हम परचेस और कैश यूज़ कर रहे थे, अब हमें मिल गया परचेस एंड बैंक। तो ये लोग परचेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा, पहले होगा क्योंकि आपका खर्च हो रहा है और बैंक से आपका पैसा जा रहा है। और बैंक क्या है आपका? बोलिए। बैंक आपका प्रॉपर्टी है। एंड एवरी प्रॉपर्टी इज अ रियल अकाउंट, एवरी प्रॉपर्टी इज अ रियल अकाउंट। और पैसा जा रहा है मतलब गोज आउट हो रहा है, इसलिए बैंक सेकंड में रहेगा, मतलब क्रेडिट होगा। और परचेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली। परचेज गुड्स फ्रॉम फहद। अब सवाल समझना, यहाँ पे परचेज गुड्स प्रीवियस याद करो, परचेज गुड्स फ्रॉम क्या था? आसिफ फॉर कैश था, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम आसिफ। लेकिन यहाँ पे कैश कहीं पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला परचेज गुड्स फ्रॉम फहद, मतलब परचेज हमने फहद से किया है। तो मेरा बच्चा अब तुम फंस गया। पहला बात, ये ट्रांजैक्शन कैसा है, कैश या क्रेडिट? तो यहाँ पे कहीं पे कैश का इस्तेमाल हुआ है? नहीं। जब कैश का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो परचेस हमने किससे किया? फहद से। तो एक परचेस मिला और एक फहद मिला, क्योंकि यहाँ पे कैश बोला नहीं है इसलिए हम लोग परचेस को लेंगे और फहद को लेंगे। अब सवाल ये, परचेस पहले रहेगा या फहद पहले रहेगा? आंसर है परचेस पहले रहेगा। क्यों सर? क्योंकि हमने परचेस किया तो एक्सपेंस हुआ, परचेस किए तो क्या किया? एक्सपेंस हुआ। तुम परचेस जब भी करोगे पैसा लगेगा ना भाई तुम्हारा, तो जब भी तुम परचेस करोगे एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमेशा डेबिट होता है, इसलिए परचेस को हम लोग पहले रखेंगे। और परचेस एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट है इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। इसका मतलब अगर परचेस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट हो गया है तो फहद तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक डेबिट होने से दूसरा तो क्रेडिट ही होगा। लेकिन क्यों होगा वो समझना। परचेज किया तुमने फहद से, फहद कौन है? फहद कौन है? फहद क्रेडिटर है, समझना सही से। फहद कौन है सर? क्रेडिटर है। यहाँ पे कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्रेडिटर लिख देते, लेकिन यहाँ पे सवाल में बोल दिया हमने परचेस किससे कर दिया? फहद से किया है। तो हमने आपको सिखाया था कि जिससे हम परचेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है गोल्डन के हिसाब से? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है। इसका मतलब फहद कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। समझ में आ रहा है? हु इज फहद? फहद इज अ क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। फिर से समझ, परचेज तूने किया फहद से, फहद कौन है? क्रेडिटर है। सर फहद क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम जिससे परचेज करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। तो चूंकि फहद से परचेस किए तो फहद कौन है? हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है, इसलिए फहद जब क्रेडिटर है तो क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ पे फहद को पकड़ के बैठा देंगे, फहद का कॉलर पकड़ लेंगे। तो सर परचेस तो
एक्सपेंस है और एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और आपने बताया था कि जब एक डेबिट होगा तो फहद ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ समझा दीजिए कि फहद क्रेडिट क्यों होना, ऐसा क्यों हुआ कि फहद को क्रेडिट करना पड़ा। तो एक बात बताओ, तुमने परचेस किया फहद से, तो फहद को तुम पैसा दोगे या लोगे? सर पैसा देंगे, अभी तो दिया नहीं पैसा, फहद को देंगे। तो नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है? फहद पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीव कर रहे हो फहद से तो डेबिट कर दो, और दोगे तो क्रेडिट कर दो। तो तुम फहद को दोगे या फहद से लोगे? फहद को देंगे सर। इसलिए जब तुम फहद को दोगे, फहद को गिवर होगा, और गिवर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली फिर क्रेडिट हो जाएगा। फिर से समझाना पड़ेगा, मुझे मालूम है तुमको समझ में नहीं आता होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम फहद। हमने देखो गलती से मैं आपको सेकंड वाला समझा दिया हूँ, एक्चुअली में दोनों बात सेम ही है। परचेज गुड्स फ्रॉम फहद भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फहद भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे चिल्ला करके क्रेडिट लिख दिया है और यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा है। जहाँ कैश नहीं लिखा रहता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। खैर हम आपको दोनों समझा दिए हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम फहद, हमने परचेज किया फहद से, तो परचेज तो डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। फहद क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि फहद क्रेडिटर है। सर क्रेडिटर कैसे? क्योंकि हम जिससे भी परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। इसलिए फहद कौन है सर? क्रेडिटर है। जब फहद क्रेडिटर है तो क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो फहद से तुमने परचेस किया, तो फहद को तुम पैसा दोगे या फहद से पैसा लोगे? सर हम फहद को पैसा देंगे। तो कॉन्सेप्ट याद करो, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे पैसा लेना नहीं है, पैसा देना है। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब फहद से पैसा लेना है या फहद को पैसा देना? फहद को पैसा देना है सर, इसका मतलब क्रेडिट होगा एज पर पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल। तो जिस तरह 12 नंबर हम सॉल्व किए, उसी तरह सेम 13 नंबर है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोल दिया, यहाँ पे क्रेडिट नहीं बोला था, फिर भी देख लो परचेज एंड फहद। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसके साथ साथ क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है हमेशा। अब फहद से तुम परचेज किए, फहद कौन है? मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट फहद को हमको पैसा देना है। फहद को जब पैसा देना है तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब ये हुआ कि हमको पैसा देना है, गिवर। अगर गिवर है तो क्रेडिट होगा। उसी तरह परचेज गुड्स बाय चेक फ्रॉम फहद। अब देखो हम चेक में खरीद रहे हैं, तो अब फहद से हमको कोई लेना देना नहीं है। चेक भी आपका कैश ट्रांजैक्शन है, चेक की जगह हम लोग बैंक लिखते हैं। तो आपके पास एक परचेस आ गया और एक बैंक आ गया। चूँकि पैसा देना है तो बैंक से पैसा घटेगा, इसलिए बैंक क्या है? क्रेडिट किया गया। तो बैंक क्या है? मेरा रियल अकाउंट है, और बैंक से पैसा कम होगा, घटेगा, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट होगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1500। हमने परचेज किया, तो एक तो परचेज मिल गया। किस में परचेज किया? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में किससे परचेज करेंगे? क्रेडिटर से। परचेज किससे करते हैं हम लोग? क्रेडिटर से। परचेज किससे करते हैं? क्रेडिटर से। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है क्रेडिटर कौन है। जैसे यहाँ पे लिखा था कि क्रेडिटर कौन है? मेरा फहद है, क्योंकि हमने फहद से परचेस किया था। यहाँ पे भी हमने फहद से परचेस किया था। जब सवाल में नाम नहीं लिखे कि किससे परचेस किया है, तो हम लोग उसकी जगह क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिससे हम परचेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्लियर है? जिससे हम परचेस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो परचेस मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस एज पर नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। और क्रेडिटर्स क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ता है, मतलब क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। यहाँ गोज आउट लिखा गया, गिवन लिखिएगा। क्रेडिटर्स मेरा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर्स क्या है? मेरा पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिटर्स को हमें क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब पैसा देना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर देंगे? पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब तक जितने सवाल हमने करे सब में परचेज गुड्स लिखा हुआ था, राइट? तो हम लोग परचेस ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे गुड्स का नाम लिखा हुआ है। हम फर्नीचर खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। जब सिर्फ गुड्स लिखा रहेगा तो हम लोग परचेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर गुड्स का नाम लिख दिया है तो फिर परचेस को हम लोग इग्नोर करेंगे और फर्नीचर लिखेंगे। प्लीज़ समझिएगा, अगर परचेस गुड्स लिखा हुआ है तो परचेस का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन अगर परचेस गुड्स की जगह परचेस फर्नीचर, परचेस कंप्यूटर, परचेस स्टेशनरी, कुछ भी लिखा हुआ, व्हाटएवर, परचेस
के बाद गुड्स नहीं लिख करके कुछ नाम लिखा हुआ है तो फिर परचेस को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे परचेस एक अकाउंट है, फर्नीचर एक अकाउंट है, 2 और कैश 3 अकाउंट है, लेकिन परचेस नहीं लेंगे हम लोग, फर्नीचर एंड कैश लेंगे। सर परचेस क्यों नहीं लेंगे, समझ आए? क्योंकि परचेस गुड्स के साथ इस्तेमाल होता है और यहाँ पे गुड्स का नाम लिखा हुआ है इसलिए परचेस नहीं आएगा। फर्नीचर क्या है? प्रॉपर्टी। कैश क्या है? प्रॉपर्टी। और जितना प्रॉपर्टी है सब क्या है? रियल अकाउंट है। मतलब फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है। अब सवाल ये है फर्नीचर पहले ही होगा कि कैश पहले होगा? सर फर्नीचर पहले होगा। क्यों? क्योंकि आप फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो फर्नीचर आपके पास आएगा और कैश आपके पास से जाएगा। समझो बात को, फर्नीचर आपके पास आएगा और कैश आपके पास से जाएगा। तो फर्नीचर भी प्रॉपर्टी, कैश भी प्रॉपर्टी और एवरी प्रॉपर्टी इज अ रियल अकाउंट। एक आ रहा है आपके पास और एक आपके पास से जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है और कैश आपके पास जा रहा है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर कम्स इन हो रहा है। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या हो रहा है? आपके पास से जा रहा है। फर्नीचर खरीदोगे फ्री में तो देगा नहीं ना, पैसे देने पड़ेंगे ना। तो ये भी आपका क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली अगर गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अब है बाउथ फर्नीचर फॉर कैश। बस परचेस की जगह मैंने बाउथ लिख दिया। बाउथ का भी मतलब खरीदना। सेम ट्रीटमेंट, फर्नीचर कैश, रियल रियल, डेबिट क्रेडिट, कम्स इन गोज आउट। उसके बाद है परचेस स्टेशनरी। अब देखो हम परचेस तो लिखे, फर्नीचर की जगह मैंने दूसरा नाम लिख दिया तो अब परचेस फिर नहीं आएगा। अब क्या आ जाएगा? स्टेशनरी आएगा। गुड्स रहता तो परचेस आता, तो हमने स्टेशनरी खरीदा। फ्री में खरीदोगे, कैश देना पड़ेगा, इसलिए कैश देना पड़ा। तो स्टेशनरी क्या है? आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आप स्टेशनरी का मतलब पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर वगैरह, स्केल वगैरह। तो अगर आप स्टेशनरी खरीद रहे हो तो आपका एक्सपेंस होना नहीं हो रहा। स्टेशनरी अगर आप खरीद रहे हो तो स्टेशनरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। हमने आपको बताया भी है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। तो स्टेशनरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब स्टेशनरी है, यहाँ पे गलती लिखा गया कम्स इन, इसको सही करिएगा। स्टेशनरी क्या है? मेरा एक्सपेंस है। जब स्टेशनरी एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मतलब स्टेशनरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट कर दो। उसके बाद कैश। कैश क्या? मेरा रियल अकाउंट है। और जब तुम स्टेशनरी खरीदोगे तो पैसा आगा नहीं जाएगा, पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा, पैसा मतलब कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश क्या है? एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। और एवरी प्रॉपर्टी इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है, जब पैसा आपके पास से जाएगा तो वो क्रेडिट होगा एज पर रियल अकाउंट। उसके बाद है पेड फॉर स्टेशनरी। ये आपका होमवर्क है, आप खुद से करके इसको कंप्लीट करके दिखाइएगा। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई इशू रहे, कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि जितना हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हमारा फ़ायदा है। अगर बेसिक में थोड़ा सा भी वीक रह जाता है तो हम नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन क्लासेस समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग टेंशन ना लें, जब हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे तो वापस हम आपको ये समझाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप इसको लाइटली ना लें और पूरा का पूरा समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।